आज हम बात करने वाले हैं मांसपेशियों की एक बीमारी जिसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें मांसपेशियों की संरचना या स्ट्रक्चर के लिए जो प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, जो उसके स्केलेटल या फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसमें खराबी आ जाती है। यह खराबी अमूमन एक जेनेटिक कारण से होती है, जिस कारण से हमारे क्रोमोसोम या डीएनए या गुणसूत्र में कोई म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक कोड में खराबी आ जाती है। फलस्वरूप जो प्रोटीन बनते हैं वो खराब होते हैं, त्रुटिपूर्ण होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है उसमें। इस कारण से मांसपेशी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं, पतले होते जाते हैं, उनमें ताकत की कमी हो जाती है। इस आनुवांशिक कारण से जो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। यहां पर हम ये समझ लें कि हाथ या पैर में कमजोरी या शरीर के किसी हिस्से में ताकत का कम होना सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों के चलते नहीं होता है। हाथ या पैर में ताकत की कमी या तो मांसपेशी के चलते हो सकता है, या मांसपेशियां जिस हड्डी से जुड़ी हुई हो उस हड्डी में खराबी आए तो भी हाथ पैर नहीं चल सकते हैं, या उस मांसपेशी को जो कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं जो नर्व्स, उस नर्व में भी अगर कहीं पे खराबी हो तो उसकी खराबी से भी उसमें परेशानी हो सकती है, उसमें कमजोरी आ सकती है। या वो नर्व जिस स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं या ब्रेन से निकलते हुए स्पाइनल कॉर्ड और उससे नर्व से होते हुए मांसपेशियों तक पहुंच रहे हैं, तो या तो खराबी मस्तिष्क में हो या स्पाइनल कॉर्ड में हो या वहां से जो नर्व निकल रहे हैं उसमें हो या मांसपेशी में हो या हड्डी में हो, इनमें से कहीं पे भी खराबी आए तो हम हाथ उठाने में अक्षम हो सकते हैं, इसमें ताकत की कमी हो सकती है। तो इस चीज की इस चीज का निर्णय लेना कि आखिर कमजोरी किस कारण से आई है, उसके लिए हम एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट मरीज की विस्तृत हिस्ट्री लेते हैं कि कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, शरीर के किस किस हिस्से में कमजोरी है, या फिर वो दिन रात में क्या फर्क पड़ता है, और साथ में दर्द है कि नहीं, संवेदनाओं की उसमें नाश हुआ है या कमी आई है कि नहीं, उसके रिफ्लेक्स कैसे हैं, उसमें दर्द कैसा है। इन सारी चीजों का विवरण लेने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो कमजोरी आई है वो नसों की वजह से है, या बाकी चीजों की वजह से है, या सिर्फ मांसपेशी की वजह से है। अब अगर मांसपेशी की वजह से कमी आई है, ताकत में कमी आई है, कमजोरी आई है, तो इसे हम मायोपैथी कहते हैं। मायोपैथी यानी मांसपेशियों की बीमारी। अब यह मांसपेशियों की बीमारी दो कारणों से हो सकती है। एक, या तो किसी जेनेटिक कारण से, गुणसूत्र डीएनए क्रोमोसोम में किसी म्यूटेशन की वजह से, या किसी एक्वायर्ड कारण से, यानी कि बाद में हमारे जीवन शैली में किसी इन्फेक्शन हो गया हो, किसी दवाइयों का असर आ गया हो, या फिर कोई सूजन आ गई हो, ऑटोइम्यून डिजीज, इन्फ्लामेशन हो रहा हो, इन सभी कारणों से हुआ हो। ये समझना इसलिए जरूरी है इन दो कारणों में कि एक्वायर्ड है या जेनेटिक है, बिकॉज जितने भी जेनेटिक कारण है अधिकतर वो लाइलाज है, उनका कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन इससे दिखने में मिलती जुलती चीजें होती हैं, लेकिन वो अलग होती हैं, वो एक्वायर्ड कारण होते हैं, वो मेटाबॉलिक कारण से हो सकते हैं या इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकते हैं। अदर जो मायोपैथी जो है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अलावा जो मायोपैथी है, मसल की बीमारियां हैं, उनका इलाज संभव है। तो इन दो रूपों में फर्क जब हम करते हैं, इस फर्क करने के लिए क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन के अलावा विद्युत का प्रवाह देखा जाता है एनसीएस नर्व कंडक्शन स्टडी के द्वारा, या मसल में निडिल डाल करके उनके अंदर का वोल्टेज डिफरेंस या जो चेंजेज हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सब देखा जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। या फिर मांस के एक टुकड़े को निकाल करके जांच किया जाता है, इसे मसल बायोप्सी कहते हैं। या फिर जेनेटिक टेस्ट होता है। तो इन सब टेस्ट के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जेनेटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं है। बहुत बार जेनेटिक टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर परिवार में और भी लोग इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, ऐसा अक्सर होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, तो हम सीधे सीधे एक जेनेटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ सोचते हैं। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कई तरह के होते हैं, सैकड़ों तरह के होते हैं। ये सैकड़ों अलग अलग तरह के होते हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है जेनेटिक टेस्ट के द्वारा या एक न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। जैसे एलजीएमडी है, जैसे डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, फेसियोस्केपुलर ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अलग अलग तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। सबके आने की उम्र जो होती है अलग होती है, कोई बचपन में आता है, कोई बड़े में आता है, कोई बूढ़े में आता है। उनके बढ़ने की गति भी अलग अलग होती है। जैसे डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में आदमी की मौत 10 से 15 साल के अंदर में हो जाती है, वहीं बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लगभग नॉर्मल 40-50 साल की उम्र तक नॉर्मल रहते हैं। या कुछ कुछ एलजीएमडी हैं जो कि लगभग नॉर्मल जीवन जीते हैं, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, सिर्फ और सिर्फ हाथ और पैर में कमजोरी आ जाती है। तो एग्जैक्टली कौन सी वाली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है,
ये जब हम सही डायग्नोसिस कर लेते हैं, सही नतीजे पर पहुंच पाते हैं, तो हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब हो जाते हैं कि हाथ पैरों में कमजोरी या मांसपेशियों में कमजोरी कब आएगी, कितनी आएगी। अब एक बात यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लक्षण के बारे में, कि हमने जैसे बताया कि कमजोरी के और भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कौन सी कमजोरी मसल की वजह से ही है, ये जानने के लिए उनके हिस्ट्री में कुछ खास बात होते हैं। जैसे बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लोग आते हैं, वो हमारे पास ऐसे आके बताते हैं कि पैदा तो ठीक हुआ था, चलना फिरना भी सही समय पर कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको परेशानी आने लगी दौड़ने में या नीचे बैठ के उठने में। बाद में वो हाथों से सहारा लेकर के उठते थे, बाद में घुटनों पर हाथों का सहारा लेकर के खड़े होने लगे। कुछ समय के बाद से उनके हाथों में भी तकलीफ आई और वो भारी चीज ऊपर नहीं रख पाते थे। मान लो किसी रैक पर कोई भारी सामान रखना हो तो उसे वहां रखने में या उतारने में उन्हें कष्ट होने लगा। बाद में तकलीफ और बढ़ी तो हाथ से रोटी तो तोड़ लेते थे या खाने की चीज पकड़ तो लेते थे या गिलास पकड़ लेते थे, लेकिन इसे मुंह तक ले जाने में उन्हें तकलीफ होती थी, नहीं ले जाते थे। तकलीफ और आगे बढ़ती है, जब बीमारी और आगे की अवस्था में पड़ती है तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, पीठ पीछे की तरफ लचकने लग जाता है या घुटने लचकने लग जाते हैं। बाद में बिस्तर में करवट बदलने में भी तकलीफ होने लग जाती है। और बीमारी जब और आखिरी अवस्था में पहुंचती है तो उनके फेफड़े और हृदय की शक्ति भी कम होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और उसमें जान जाने का खतरा होता है। तो ऐसे टिपिकल लक्षण होते हैं। एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि ऐसे मरीजों का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है, सोचने समझने की शक्ति, बातचीत करने की शक्ति बिल्कुल प्रभावित नहीं होती, मलमूत्र पे नियंत्रण सही रहता है, हाथ पैर में दर्द या छुअन वैसे ही महसूस होती है, किसी के स्पर्श को नॉर्मल तरीके से महसूस कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ कमजोरी होती है, सुनपन नहीं होता है। तो ये सब खास लक्षण होते हैं जो कि एक मायोपैथी के मरीज को होते हैं, और उसमें जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं जिसकी हम जांच से या बायोप्सी से या जेनेटिक टेस्ट से देख पाते हैं, जिसमें साथ में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी मिल सकती है। एक बार हम ये जान लें कि मरीज को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही है तो अमूमन उनका सवाल अगला होता है कि अब क्या इसका इलाज संभव है। चिकित्सा विज्ञान ने जितनी भी प्रगति कर ली हो, अभी तक हम कोई क्योर या जड़ से इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अवश्यंभावी रूप से इरिवर्सिबल तरीके से बीमारी धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगी, धीरे धीरे कमजोरी ही बढ़ेगी। कितनी गति से बढ़ेगी यह बात निर्भर करता है कि कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन है, कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो क्या ऐसे मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने उनके बचे हुए मसल रिजर्व होते हैं तो अच्छी फिजियोथेरेपी से, अच्छे न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि जो बचे खुचे मांसपेशियां हैं उनमें ताकत बढ़ाया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि उसके सहारे से प्लस में कुछ प्रोस्थेसिस या रोबोटिक्स या मैकेनिकल डिवाइसेस दे करके, उनको वॉकिंग एड दे करके या फिर रोजमर्रा की चीजों के लिए मशीनों से मदद करके उनके ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन के द्वारा उनकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने की कोशिश करी जाती है, ताकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो किसी दूसरे पर एक बोझ बनकर ना रहे। एक और बात, ऐसे मरीजों को जितनी जल्दी हो सके उन्हें झूठी उम्मीदें न दें, उन्हें बताएं कि आपकी बीमारी ये है और इसके साथ ही आपको रहना होगा, बीमारी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उसके बाद उनके अंदर का आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। और सबसे जरूरी चीज, चूंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है तो बहुत हद तक संभावना है कि अगर ये बच्चे पैदा करते हैं तो उनके बच्चों में भी ये बीमारी जाने की संभावना रहती है। तो उनमें जेनेटिक काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उन्हें ये सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चे पैदा ना करें जिनमें कि ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, या तो गोद ले लें या IVF का सहारा लें, या फिर जेनेटिक काउंसलिंग की सलाह से ही बच्चे पैदा करें, ताकि गर्भ में ही बच्चे की जांच हो जाए कि उनके अंदर ये म्यूटेशन है या नहीं है, वो बच्चे जो पैदा होंगे उनके अंदर ये बीमारी होगी या नहीं होगी। और ऐसे मरीजों को काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, रिहेबिलिटेशन की भी ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो खुश रहेंगे और नए इस चीज़ को, सच को मान करके जीवन जिएंगे तो शायद ज़्यादा खुशहाल जीवन होंगे और समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, और एक दिन की जिंदगी भी अगर वो खुशी से बिताते हैं तो वो भी हमें लगता है कि हम उन्हें एक गिफ्ट दे पा रहे हैं। एक दिन की जिंदगी भी जिंदगी ही होती है।